अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अपनी बेटी की शादी की तो उसके ससुराल वाले बड़े ज़ालिम निकले। कई कई दिन तक वो बेटी से मिलने न देते। फिर एक दिन इतला आई कि मेरी 7 माह की हामला बेटी का इंतकाल हो गया है। मुझ पर तो क़यामत टूट पड़ी। मैं और मेरा शोहर भागम भाग बेटी के जनाजे पर पहुँचे, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मैंने फ़ौरन ही हंगामा खड़ा कर दिया और पुलिस के पास जा पहुंची। जब पुलिस ने तहकीकात की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन जालिम लोगों ने मेरी बेटी का रिश्ता डिफेंस से आया है। महल्ले की औरतों को मैं बड़े गरूर से ये बात जताई थी। सभी आंखें फाड़े मुझे देख रही थी और मैं यूं थी कि आसमानों में परवाज़ कर रही थी। मेरे पाँव ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे थे। मेरी बेटी बेहद खूबसूरत थी, जिसकी भी एक बार नज़र पड़ती तो वो नज़र पलटना भूल जाता था। ज़रा सी सूरज की रोशनी में वो सहन में क्या बैठ जाती, चेहरा लाल सुर्ख होने लगता। जैसे ही निम्रा ने 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया, मैंने कहा, निम्रा, तुम कॉलेज नहीं जाओगी, बस प्राइवेट पढ़ोगी। वो कहने लगी, क्यों अम्मी जान? मैंने कहा, निम्रा, मैंने कह दिया ना, तुम ज़िद मत किया करो। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी पर लोगों की नज़र पड़े। मैं उसे ज़्यादातर कमरे में ही रखती थी, हालांकि मेरे घुटनों में दर्द रहता था, मगर फिर भी मैं निम्रा को सहन में काम नहीं करने देती थी। कहीं आस पड़ोस की ख़वातीन उसे देखकर उसका रिश्ता न मांग लें। कपड़े निम्रा धोती तो ऊपर छत पर मैं डालने चले जाती, गो कि मैं अपनी बच्ची को सबसे छुपा के रखा करती थी। निम्रा को पढ़ने का बहुत शौक़ था, कॉलेज जाने का, यूनिवर्सिटी जाने का शौक़ था, लेकिन मैंने नहीं भेजा। वो मुझसे बहुत कहती, अम्मा, मैं क्यों कॉलेज नहीं जा सकती? मेरे स्कूल की सारी सहेलियां कॉलेज जाके पढ़ रही हैं। मैंने कहा, तो जाने दो, वो तुम्हारी तरह खूबसूरत थोड़ी हैं। धूप में तुम्हारा रंग ख़राब हो गया होगा और मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची खिलता गुलाब ही लगे। निम्रा कहने लगी, अम्मा, मुझे कॉलेज जाने दो ना, मेरा दिल चाहता है, लेकिन मैं उसे प्राइवेट ही दाखिला करवा दिया। मैं उसे ज़्यादा काम भी नहीं करने देती थी और ना ही चूल्हे के पास जाने देती, कि कहीं मेरी बच्ची का रंग और रूप माद न पड़ जाए। मेरा शोहर सऊदीया में काम करता था, पैसे मुझे हर माह मिल जाया करते थे, इसलिए मुझे घर के खर्चे में कोई तंगी ना थी। निम्रा मेरी अकलौती बेटी थी। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं उसकी शादी डिफेंस के बंगले में रहने वालों में कर दूँ। वो सारी ज़िंदगी ऐश करेगी, मगर हम मुतवसत घराने से बासी थे। छोटी सी तंग गलियों वाले महल्ले में रहते थे, जहाँ पर छतों के साथ छतें मिली हुई थी। महल्ले की औरतों को अपने घर से ज़्यादा दूसरों के घरों में झांकने का शौक़ था। अगर मेरे घर कोई पड़ोसन आ जाती तो मैं निम्रा को कहती कि जाओ अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लो। मैं निम्रा को किसी के सामने आने तक न देती थी, कि कहीं मेरी बच्ची को नज़र ही न लग जाए। मुझे अक्सर महल्ले की औरतें पूछती, ये निम्रा नज़र नहीं आ रही, जब से उसने 10वीं जमात के पेपर दिए हैं, तुम हमने तो उसे कभी बाहर देखा ही नहीं है। ऐ ज़ुबैदा, क्या बच्ची को तूने कॉलेज दाखिला नहीं करवाया? मैंने कहा, हाँ, नहीं करवाया, वो प्राइवेट पढ़ेगी। अरे, जो कुछ आजकल कॉलेजों में हो रहा है, क्या तुम वो ख़बरें नहीं सुनती? मेरा दिल बहुत ज़्यादा डर सा गया है। मेरी बच्ची बहुत मासूम है, इसलिए वो प्राइवेट ही पढ़ेगी। सकीना कहने लगी, अच्छा, निम्रा को बुला तो देखूं तो कैसी हो गई है। साल भर गुजर गया और उसकी शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन मैंने कहा कि उसके 11वीं के पर्चे होने वाले हैं, इसलिए वो तैयारी करती रहती है। अभी आँख लग गई है, सो रही है, फिर कभी मिल लेना। वो कहने लगी, अच्छा, ठीक है। कुछ देर इधर उधर की बातें कर लेने के बाद सकीना अपने घर चली गई थी। निम्रा कमरे से बाहर आई, कहने लगी, अम्मा, आपने सकीना खाला से झूठ क्यों बोला कि मैं सो रही हूँ? मैंने कहा, निम्रा बेटा, तुम्हें नहीं पता कि ये कैसी पत्थर फाड़ नज़र है इस सकीना की, ऐसे ही मेरी फूल जैसी बच्ची को नज़र लगा देगी।
मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी, कहने लगी, अम्मी जान आप बहुत ज़्यादा वहमी होती चली जा रही हैं। वो भला क्यों मुझे नज़र लगाएगी? उनकी अपनी 2 बेटियां हैं और बहुत प्यारी बेटियां हैं। मैंने कहा, मगर तुमसे कम खूबसूरत हैं और उसका एक बेटा भी है। आजकल उसी के रिश्ते की खातिर इधर उधर मंडलाती फिर रही हैं। जानती हूँ वही बरसों पुरानी करियाने की दुकान ही चला रहा है। और ये सकीना की बच्ची मेरी शहजादियों जैसी बेटी को देखना चाहती थी। मैं तो थूकती भी नहीं ऐसे लड़कों के रिश्तों पर। मेरी बेटी को ब्याहने तो कोई तो शहज़ादा आएगा। महल्ले वाले उंगलियां दांतों के नीचे दबा लेंगे। मेरी बेटी की शानदार बारात को देखकर निम्रा कहने लगी, अम्मा ऐसे ख्वाब मत देखा करो, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे लिए रिश्ता भी ऐसे लोगों का आएगा। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारे लिए किसी शहज़ादे का रिश्ता आएगा। मैं ऐसे लोगों में तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। उसने प्राइवेट 12 जमातें पढ़ ली थी, फिर मैंने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी और महल्ले में रिश्ते करवाने वाले से साफ कह दिया कि डिफेंस का रिश्ता हो तो बता देना। निम्रा कहने लगी, अम्मी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, कम उम्री में बड़े बड़े अच्छे रिश्ते आते जाते रहते हैं, पढ़ाई के चक्कर में तुम्हारी उम्र गंवाना नहीं चाहती मैं। बहरहाल जब भी रिश्ते करवाने वाली खाला मुझे मुनासिब घरों का रिश्ता बताती तो मैं साफ इनकार कर देती कि नहीं, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, मैं उसकी शादी किसी मामूली से इंसान से नहीं करूँगी जो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमाता हो। मैं तो अपनी बच्ची को बंगले में भेजना है। कभी कभी तो रिश्ते करवाने वाली तंग आ जाती, कहती तुम्हारी सोचें बहुत ऊंची हैं, डिफेंस वाले भी बहू डिफेंस की तरह ही ढूंढते हैं। फिर मैंने कहा, तुम कोशिश तो करो। 6 महीने गुजर गए लेकिन कोई भी अच्छा रिश्ता मेरी बच्ची के लिए ना आया था। मैंने सोच लिया था कि मैं भी डिफेंस के एक छोटे से बंगले में चली जाती हूँ। मैंने अपना घर किराए पे दिया और डिफेंस के एक छोटे से बंगले नुमा घर में चली गई। वहाँ आस पड़ोस में काफ़ी ख़वातीन से दोस्ती भी कर ली। अपनी बेटी को मैंने बहुत अच्छे से तैयार करना और शाम को करीबी पार्क ले जाना शुरू कर दिया। मैं रोज़ वहाँ जाकर बैठ जाती कि बड़े बड़े बंगले की ख़वातीन मेरी बेटी को देखें और इसका रिश्ता मांगने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि वो थी ही ऐसी बेहद मासूम और ख़ूबसूरत। कई ख़वातीन उसे देखकर देखती रह जाती, पूछती कि बच्ची करती क्या है। मैंने कहा, बस इंटर पढ़ा है, अच्छे रिश्ते की तलाश में। मेरा शोहर सऊदीया में काम करता है, लेकिन मैंने कभी काम की नौयत नहीं बताई थी क्योंकि वो वहाँ पर टैक्सी चलाता है। बहरहाल वहीं पर मेरी मुलाकात शगुफ्ता बेगम से हो गई। यूँ तो वो सांवले रंग की मालिक थी, लेकिन थी बड़ी अमीर। कभी ड्राइवर के साथ गाड़ी में आती थी। उनकी आन बान शान देखकर मैं हैरान और परेशान रह गई। एक मुलाजमा हो, हर वक्त उसके साथ रहती, पानी तक वही उसे देती तो वो पीती। मैंने देखा कि वो निम्रा में दिलचस्पी लेने लग गई थी। बार बार कहती, तुम्हारी बेटी बड़ी खूबसूरत है, कहीं रिश्ता किया इसका? मैंने कहा, नहीं, अच्छे रिश्ते की तलाश में हूँ। बातों बातों में काफ़ी वक्त गुजर गया। निम्रा मुझे बार बार कहे जा रही थी कि अम्मी घर चलें, लेकिन शगुफ्ता की बातों में मुझे वक्त का अंदाज़ा ना हुआ। वो कहने लगी, ऐसा करें, मेरे बंगले में आ जाएं, इकट्ठी चाय पीते हैं। यह सुनकर मैं फ़ौरन से मान गई, हालांकि निम्रा मुझे मना किए जा रही थी। चाय हमने शगुफ्ता बेगम के घर पर ही पी थी। बहुत कुछ उसने इंतज़ाम किया था। उसका बड़ा बंगला देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। 20 तो मुलाजमीन ही थे उस घर में। क्या मेरी शान व शौकत थी? हालांकि उसे देखने में ही वो मामूली सी शक्ल सूरत की थी, लेकिन किस्मत बड़ी प्यारी पाई थी। बहरहाल मैं अपने घर आ गई थी। अब तो रोज़ाना जब भी मैं पार्क जाती, मेरी सबसे ज़्यादा बातचीत शगुफ्ता बेगम से होने लग गई थी। 1-2 बार कहने लगी कि अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर रही हूँ। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, काश मेरी बेटी का रिश्ता मांग ले, लेकिन वो इधर उधर की बातों में लग गई। मैं जब घर आई तो बेहद बेचैन थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी का रिश्ता शगुफ्ता के बेटे से हो जाए, लेकिन अभी तक उसने ऐसी कोई बात मुँह से नहीं निकाली थी। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था
कि किस तरह से शगुफ्ता अपने मुंह से मेरी बेटी का रिश्ता मांगे और मेरी बेटी की किस्मत चमक जाए, क्योंकि ज़्यादा देर तक डिफेंस के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं तो बस इसलिए यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी ताकि मेरी ज़िंदगी का बेटी का भी रिश्ता आ जाए। तभी मुझे बातों बातों में एक औरत ने बताया कि डिफेंस के करीब ही एक पुरानी बस्ती भी आबाद है। वहाँ एक आमिल बाबा है जिसका वजीफ़ा तमाम मुश्किलात को हल कर देता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं अगले ही रोज़ उस आमिल बाबा के पत्ते पर पहुँची जहाँ औरतों का रश लगा हुआ था। काले रंग का चोला उसने पहन रखा था, गले में बहुत सारी तस्बीहां पहनी हुई थी, आँखों में काला काला मोटा सुरमा लगा के रखा था। रंगत भी उसकी काली सी थी। माथे पर रात रंग का संदूर था। इसे देखकर मैं कुछ परेशान सी हो गई थी। अपनी बारी पर जब मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि यूँ मेरी बेटी का रिश्ता एक शगुफ्ता नामी औरत मांगे, तो उसने मुझे कुछ अजीब व गरीब से लफ्ज़ बताए कि मैं ये ना पढ़ूँ, लेकिन वो लफ्ज़ कलाम पाक में कहीं नहीं थे। बड़े अजीब से लफ्ज़ थे। लेकिन उस वक़्त मेरे सर पर तो ये सवार था कि मेरी बेटी की शादी शगुफ्ता के बेटे से हो जाए। मैंने वो वजीफ़ा शुरू कर दिया। 3 ही दिन गुजरे कि शफीक का फ़ोन आ गया। कहने लगी, मुझे तुम्हारी निमरा अपने बेटे फ़हद के लिए बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँ, इसलिए सोचा पहले फ़ोन करके पूछ लूँ। मुझे तो अपने कामों पर यकीन ही नहीं आ गया था और मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने चाय का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। वो अपने बेटे के साथ आई थी। उसके बेटे की रंगत भी उसी की तरह सांवली थी, काफ़ी चुपचाप सा था। शायद ही चंद लम्हे उसने बोले होंगे। जब निमरा अंदर आकर बैठी तो वो लड़का बिना किसी लिहाज के उसे देखे जले जा रहा था। शगुफ्ता ने इशारे से बेटे से पूछा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है। मैंने अपने शौहर को बता दिया तो चंद दिन की वो भी छुट्टी लेकर पाकिस्तान आ गया था। अपने पुराने महल्ले में अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने चली गई थी। ये सब हैरान थे। शादी पर मैंने कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सारी जमा पूंजी मैंने निमरा की शादी पे लगा डाली। उसे अच्छा जहेज़ दिया, शादी भी बड़े अच्छे हाल में की, लेकिन फिर भी शगुफ्ता के माथे के बल ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। हालांकि उस महंगाई के दौर में भी मैंने 1 तोले के कानों के झुमके शगुफ्ता को दिए थे। अपनी बेटी को 2 तोले का सोने का सेट पहनाया था। बहरहाल शादी हुई तो मेरे शोहर की जेब खाली हो चुकी थी। कहने लगे, अब मैं डिफेंस के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता। जब अपना घर मौजूद है तुम यहाँ किराए के घर में क्यों रह रहे हो। हम वापस अपने उसी पुराने महल्ले में आ गए थे। मुझे तो लगा जैसे मेरी तमाम मुश्किलात हल हो चुकी हैं। हालांकि शादी पर जो भी मेरी बेटी और दामाद को देखता था वो यही कहता कि लंगूर के साथ हूर बैठी है, लेकिन मुझे परवाह न थी। मैं चाहती थी कि अमीर कबीर में बेटी जाए और वहाँ जा चुकी थी। लेकिन जब से शादी हुई निमरा ने न कभी फ़ोन किया और ना कभी आई। मैंने सोचा शायद हनीमून पर कहीं चली गई हो, मैं क्या डिस्टर्ब करूं। बहरहाल एक फ़ोन तो कर सकती थी। 8 दिन गुजरे, मुझे बड़ी बेचैनी हुई। सोचा एक फ़ोन कॉल कर लेती हूँ, पता तो करूँ कि कहाँ है, कहाँ गई हुई है। यकीनन मेरा दामाद उसे दुबई लेकर गया होगा या फिर किसी शायद बैरून मुल्क में। मैंने फ़ोन किया लेकिन निमरा का फ़ोन बंद था। मुझे हैरत हुई कि उसने फ़ोन क्यों बंद कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपने दामाद फ़हद के नंबर पर फ़ोन कर दिया था तो बड़े रोके लहजे में उसने बातचीत की। कहने लगा, जी फरमाएं, क्या काम है आपको। मैंने कहा, बेटा कैसे हो। कहने लगा, मैं ठीक हूँ, कोई काम है तो बताएं। मैंने कहा, नहीं, बस मुझे निमरा से बात करनी थी। कहने लगा, वो घर पर होती हैं, मैं अपने ऑफिस में हूँ। देखें, मुझे इस तरह से तंग मत किया करे। मेरी वालदा के नंबर पर फ़ोन कर लें, वो बात करवा देंगे। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं कुछ परेशान सी हो गई थी। मैंने सोचा कि हो सकता है ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ़ हो। मैंने खामखा उसे परेशान कर दिया। मैंने शगुफ्ता बेगम के नंबर पर फ़ोन किया तो फ़ोन उठाते ही कहने लगी, क्या मसला है तुम्हारे साथ। पहले तुम फ़हद के नंबर पर फ़ोन करे जा रही थी,
अब मेरे नंबर पर फ़ोन करना शुरू कर दिए हैं। शायद वो अपनी माँ को बता चुका था। मैंने कहा कि मैंने तो ऐसे ही आप लोगों की खैरियत पूछने के लिए फ़ोन किया था। कहने लगी अच्छा ठीक है, हम सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैंने कहा निम्रा से बात करनी थी। कहने लगी एक तो तुम मिडिल क्लास लोगों की इन बातों से बड़ी परेशान हूँ। अरे भाई, तुम्हारी बेटी मेरे घर पर ऐश कर रही है और यहाँ माँ है कि 8 दिन का सब्र नहीं। अरे भाई, अगर बच्ची को बसाना है ना तो ये फ़ोन के चक्कर बंद कर दो। मैंने कहा निम्रा का मोबाइल फ़ोन भी बंद है। कहने लगी मैंने रख दिया है, मुझे नहीं पसंद कि शादी के बाद बहुएं मैं के 6-6 घंटे फ़ोन इस्तेमाल करती रहें, बातें करती रह जाएं। वो अमीर लोग थे, इसलिए शायद उनके असूल कुछ और थे। बहरहाल मेरा शोहर वापस सऊदीया चला गया। कहने लगा अब तो मैं वाकई बूढ़ा हो गया हूँ, थक हार गया हूँ, इसलिए चंद महीने के बाद यहाँ पे आ जाऊँगा और फिर कोई काम काज कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी हमारी बेटी तो अपने घर की हो चुकी है, अब तुम्हें ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी 2 मंजिला मकान था, मैंने ऊपर वाला मकान किराए पर चढ़ा दिया। एक दुकान भी थी, सोचा कि शोहर जब आएगा तो छोटा मोटा दुकान पर काम शुरू कर लेगा। मियाँ बीवी का इतना ज़्यादा ख़र्चा तो था ही नहीं, लेकिन मेरे शोहर ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों निम्रा से मिलने चले जाते हैं। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। अंदर से मेरा दिल भी बेचैन था। जब से शादी हुई थी मैंने अपनी बेटी को देखा तक नहीं था। हम दोनों मियाँ बीवी कुछ तहाइफ और बेकरी का सामान लेकर निम्रा के बंगले में चले गए। चौकीदार ने जैसे ही हमें देखा तो कहने लगा अभी यहीं रुके, पहले शगुफ्ता मैडम से पूछ लूँ कि आप लोगों को अंदर आने देना है या नहीं। कि हम दोनों मियाँ बीवी बहुत हैरान हो गए थे ये सुनकर। हमने कहा हम इनके रिश्तेदार हैं, हमारी बेटी इनकी बहू है। लेकिन चौकीदार कहने लगा नहीं, जब तक हमें मैडम का हुक्म नहीं होता हम उसको अंदर नहीं भेज सकते। 20 मिनट बाहर खड़े रह गए थे। वो चौकीदार आया, कहने लगा जाए अंदर। मेरा शोहर कहने लगा ये किस किस्म के लोग हैं, इन्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं। बंगला बड़ा है लेकिन रिश्तों को निभाने का ज़रा भी उनके पास मौजूद नहीं। मैंने कहा अच्छा उन लोगों के सामने ज़्यादा मत बोलना, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के बड़े तरीके होते होंगे। कहने लगा अजीब है, 20 मिनट हमें धूप में खड़े रखा है। जैसे ही हम अंदर गए तो सामने ही शगुफ्ता बेगम लाउंज में टांग पर टांग रखे बैठी हुई थी। मेरी माँ थी जो माथे पर बल थे। मैंने सारे तहाइफ उसके सामने टेबल पर रख दिए। मेरी नज़रें निम्रा की मुतलाशी थी, मगर मुझे अपनी बेटी कहीं नज़र ना आ रही थी। मैं सोफ़े पर बैठ गई। मैंने कहा ये तोहफे हम लोग लाए थे, कल मेरे मियाँ सऊदीया वापस जा रहे हैं। कहने लगी अच्छा ठीक है। फिर मुलाजमा से कहने लगी इन्हें जूस पिला दो। मैंने कहा वो निम्रा कहाँ। कहने लगी आ रही है, अपने कमरे में है। एक मुलाजमा से कहने लगी जाओ निम्रा को बुला कर लाओ, उसकी माँ आई है। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। 15 दिन हो गए थे मैंने अपनी बच्ची को नहीं देखा था। कुछ ही देर के बाद मैंने देखा कि निम्रा काफ़ी कीमती लिबास पहने अपने कमरे से बाहर आ गई थी। मुस्कुरा रही थी, मेकअप भी किया हुआ था। उसे देखकर मैं खुशी से उसके गले लग गई। लेकिन जैसे ही उसकी कमर पे हाथ रखा तो उसकी एक सिसकारी मेरे कानों से जा टकराई। मैंने कहा क्या हुआ, लेकिन लग रहा था जैसे कुछ ज़ब्त कर गई हूँ। कहने लगी कुछ भी नहीं, तो बैठे आप। मैंने नोट किया कि वो ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, चुपचाप सी थी, मेरी ज़्यादा तरफ देख भी नहीं रही थी, बार बार शगुफ्ता बेगम की तरफ देखे जा रही थी जो उसी पर नज़रें गाड़े हुए थी। मैंने कहा बेटा तुम खुश तो हो। कहने लगी हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा जैसे उसकी आवाज़ में नमी है, जैसे उसके आँखों में आंसू झिलमिला रहे हैं। मैं बेहद परेशान होकर रह गई। इन्होंने हमें ठीक से चाय तक नहीं पूछी। हम 1 घंटा बैठे रहे, बस वही एक जूस का गिलास दिया। निम्रा भी ने नहीं कहा कि अम्मी आप चाय पिएंगी। बहरहाल मैं अपने शोहर से इशारा किया कि अब चलते हैं। मैंने कहा बेटा हम फिर आएंगे। लेकिन शगुफ्ता बेगम कहने लगी मुझे बार बार बहू के मेके वालों का आना जाना पसंद नहीं, लिहाजा दोबारा यहाँ तशरीफ़ मत लाइएगा। यह सुनकर मेरे शोहर के चेहरे माथे पर बल पड़ गए थे। इससे पहले कि वो कुछ कहते मैंने उनका हाथ पकड़कर दबा दिया था और इन्हें वहाँ से लेकर चली गई। वो कहने लगे ये औरत इतनी बदजुबान है क्या,
तुमने देखभाल कर निम्रा का रिश्ता नहीं किया था। तुम तो कह रही थी बहुत अमीर लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हमने अपनी बेटी कोई बेची है इन्हें, जो हम उससे मिलने नहीं आ सकते। मैंने कहा आप उनकी बातों का मतलब गलत समझ रहे हैं। अरे हमारी बेटी खुश है, देखकर नहीं कितना कीमती लिबास पहन के रखा था, जेवर पहना था, मेकअप भी किया था। मेरा शोहर कहने लगा तुम्हें कीमती लिबास नज़र आ गया, मेरी बेटी की उदासी नज़र नहीं आई। कैसी माँ हो तुम। मुझे अपनी बच्ची की उदासी आंखें तो नज़र आ गई थी, लेकिन शायद मैं नज़रअंदाज कर गई थी। बहरहाल मैंने कुछ महीने गुजारे थे, शादी पुरानी हो जाएगी तो शगुफ्ता बेगम को भी एतराज़ नहीं होगा। फिर मैं निम्रा को बुला लिया करूँगी, वो मेरे पास आ जाया करेगी। कहने लगा पता नहीं क्यों लेकिन मेरा दिल बेचैन सा हो गया है। अगले रोज़ मेरे शोहर ने सऊदीया जाना था, वो वापस चला गया। मुझे ये समझ ना आ रही थी मैं क्यों बेचैन हूँ। कई बार मैंने शगुफ्ता बेगम को फ़ोन किया, वो फ़ोन काट देती थी। कभी मुझे गुस्से से कहती थी कि निम्रा सो रही है और उसके कमरे का दरवाज़ा नहीं खटखटा कर उसे बुला सकती। पता नहीं क्या मुसीबत है, फ़ोन ही फ़ोन करती रहती हूँ। अगर इतना ही एहसास था तो शादी न करती बेटी ने, अब करती है तो उसे घर में बसने दो। मैं ये सोच रही थी कि बेटियों को घर बसाने का ये कौन सा तरीका है कि पीछे पलट कर भी न देखो। बहरहाल चंद माह के बाद मेरा शोहर भी वापस आ गया। मुझसे कहने लगा निम्रा क्या तुमसे मिलने आई थी। मैं नफ़ी में सर को हिला दिया। मैंने कहा था कि मैंने उसकी सास से कहा कि चंद दिन के लिए निम्रा को घर पर भेज दो, लेकिन उसने नहीं भेजा। ये सुनकर मेरे शोहर को गुस्सा आने लगा। कहने लगा क्या मतलब है, मेरी बेटी को शादी को 6 महीने हो चुके हैं और एक बार भी इसलिए मेरी सास ने बच्ची को घर पर नहीं भेजा। बहरहाल मेरा शोहर अगले ही निम्रा के घर चला गया। वो 2 घंटे के बाद वापस आया तो बहुत गुस्से में था। कहने लगा चौकीदार दरवाज़ा तक नहीं खोला था, बेगम साहिबा का हुक्म नहीं है। ये कौन सा तरीका है, तुम फ़ोन करो उसकी सास को और उसे कहो कि मेरी बेटी को यहाँ छोड़ कर जाए। मैंने शगुफ्ता बेगम को फ़ोन किया तो कहने लगी निम्रा उम्मीद से है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बोला है। अगर मैं घर पर नहीं रहूँगी तो घर पे किसी को भी आने जाने नहीं देते थे। तुम्हारी बेटी को हमने फूलों की तरह रखा है, उसका ख्याल हम रख रहे हैं। और एक तो तुम लोग हो भी बार बार फ़ोन करते रहते हो, हमें परेशान करते हो जैसे हम कोई जल्लाद हैं, तुम्हारी बेटी को खा जाएंगे। ख़बरदार जो आइंदा फ़ोन किया। मैंने कहा क्या मैं अपनी बेटी से मिलने आ जाऊं, तो कहने लगी अभी नहीं, अभी वो आराम कर रही है, तुम आओगी तो वो दोबारा रोना शुरू कर डालेगी। और टेंशन अगर हमारा होता तो ज़ाया हो गया होता, तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, उसकी ज़िम्मेदारी तुम की। शगुफ्ता बेगम की बातें सुनकर मैं कुछ घबरा सी गई थी। मैंने अपने शोहर को बातों से मुतमईन करना चाहा कि हमारी बच्ची उम्मीद से है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बताया है। मुझे देखकर वो जज्बाती हो गए, ये ना हो कि उसका कोई नुकसान हो जाए। मेरा शोहर फिर अपने कारोबार को सेट करने में लग गया। उसने दिन में लेडीज़ कपड़े रखे हुए थे, वो बेचने लगा। काम तो सेट होते होते 6 चंद महीने गुजर गए थे। एक रात दोनों अभी हम सो रहे थे जब पहली बार शगुफ्ता बेगम के नंबर से फ़ोन आया, लेकिन रात के 3 बज रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने फ़ोन उठाया। मैंने कहा जी कहें सब खैरियत तो है। लेकिन वो रोने लगी, कहने लगी तुम्हारी बेटी का इंतकाल हो गया है। 7वां महीना चल रहा था, लेकिन उससे लेबर पेन बर्दा हो शुरू हो गया था। हमें तो समझ ही नहीं आया, इससे पहले हम डॉक्टर के पास लेकर जाते, वो दम तोड़ गई है। ये सुनकर तो मुझे लगा कि मुझ पर क़यामत टूट पड़ी हो। मैं तो रोने चिल्लाने लग गई। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हैं। मेरे रोने चीखने चिल्लाने पर मेरे शोहर की आंख खुल गई थी। उन्होंने फ़ोन पकड़ लिया। हम दोनों मियाँ बीवी फूट फूट के रो रहे थे। जल्दी से हम लोग निम्रा के घर चले गए। देखा तो मेरी बच्ची बेसुध लेटी हुई थी। मैंने उसे बुलाया जलाया, मिन्नत समाजत की कि वो मेरी बच्ची एक बार उठ जाओ निम्रा, लेकिन वो ना उठी। चेहरे की रंगत बिल्कुल पीड़ित, लग ही नहीं रहा था कि मेरी वही निम्रा है जिसे मैंने फूलों की तरह पाला पोसा था। आँखों की गिर्द स्याह, गहरे हल्के। अभी मैं ठीक से देख ही नहीं पाई कि उसकी सास ने चादर उसके मुंह पर दे दी। कहने लगी गुस्ल करवाने के लिए औरत आ गई है, चलें सब बाहर निकलें। पता नहीं
उसकी सास को किस बात की जलती थी, बड़ी बदहवास सी लग रही थी। एक आंसू उस औरत की आंखों से नहीं निकला और मेरा दामाद वो भी चुपचाप था, माथे पर वही बल थे। मैं कमरे से बाहर आके गुस्ल करवाने वाली औरत अंदर जा चुकी थी। मैंने कहा, मैं भी अपनी बच्ची को गुस्ल करवाना चाहती हूँ। लेकिन शगुफ्ता बेगम कहने लगी, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। मैंने कहा, इसमें क्या आर है, मैं उसकी सगी माँ हूँ, अपनी बच्ची को गुस्ल करवा सकती हूँ। लेकिन उसने मुझे अंदर जाने ना दिया। कुछ देर के बाद जब गुस्ल करवाने वाली औरत बाहर आई तो बड़ी बदहवास सी थी। उसके पसीने छूट रहे थे, अजीब आंखों में खौफ सा था। मैंने देखा कि शगुफ्ता बेगम ने उसे हाथ से पकड़ा और एक तरफ ले गई और उसकी मुट्ठी में चंद नोट रखे। मेरा दिल ये सब कुछ देख कर ठिठक कर रह गया। वो औरत न जाने शगुफ्ता बेगम के कान में क्या कह रही थी। शगुफ्ता बेगम कहने लगी, जाओ अब यहाँ से। जैसे ही वो औरत लाउंज से बाहर निकली, मैं तेज़ी से उसके कदमों से उसके पीछे चली गई। उसके पास जाकर उसे रोका। मैंने कहा, शगुफ्ता बेगम ने तुम्हें पैसे किस चीज़ के दिए हैं? कहने लगी, गुस्ल करवाने के। मैंने उसकी मुट्ठी ज़बरदस्ती खोली तो 50,000 रुपये थे। 5,000 के कई नोट थे। मैंने कहा, इतने सारे पैसे तुम्हें गुस्ल करवाने के लिए दिए गए हैं? कहने लगी, हाँ। मैंने कहा कि तुम्हें मुझे सच सच बता दो कि क्या तुमने मेरी बेटी के वजूद पर? कहने लगी, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा, कुछ तो ऐसा देखा है जिसकी ज़ुबान बंदी के तुम्हें इतने पैसे मिले हैं। मेरा लहजा बुलंद हो गया। वहाँ काफ़ी मर्द थे जो मैयत को उठाने के मुंतज़िर थे। मेरा दामाद मेरे पास आया। वो औरत बुरी तरह से घबरा गई, अपना हाथ मुझसे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे जाने दो। मैंने अपने शोहर को सारी बात बतलाई तो एक हंगामा सा मच गया। शगुफ्ता बेगम कहने लगी, तुम लोग तमाशा क्यों बना जा रहे हो? मेरे शोहर ने कहा कि अपना मुंह बंद करो, हम अपनी बच्ची को देखना चाहते हैं। लेकिन शगुफ्ता ने साफ इनकार कर दिया। उसे निमरा को दफनाने की जल्दी थी। मेरे शोहर ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस कहने लगी, हम इसकी तहकीक करेंगे। उनके साथ लेडीज़ कांस्टेबल भी थी। शगुफ्ता बेगम का रंग उड़ा था। फ़हद कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी के वजूद को कोई देखे और ये एक गुनाह है। इंस्पेक्टर कहने लगा, तुम अपना मुंह बंद रखो, उसके माँ बाप को शक है और हम शक दूर करेंगे। उसने लेडीज़ कांस्टेबल को इशारा किया कि अंदर जाओ और जाकर मैयत के जिस्म पर देखो, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं जिससे लगे कि उसके साथ कोई जुल्म किया गया हो। मैंने कहा, मैं भी साथ जाऊंगी। लेडी कांस्टेबल के साथ मैं खुद उस कमरे में चली गई जहां मेरी बेटी की मैयत थी। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं हद परेशान थी। जैसे ही लेडी कांस्टेबल ने मेरी बच्ची के कफन को हटाना शुरू किया, मैं हैरान और परेशान रह गई। सिगरेट के निशानात थे। उसकी कमर पर भी ऐसे कई घाव थे। लग रहा था जैसे उसे रोज़ कोई अजियत देता रहा, तकलीफ़ें देता था। अपनी बेटी का वजूद इस तरह से ज़ख्मी देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। फिर जब पूछताछ की गई तो पता चला फ़हद एक जनूनी और जहनी मरीज़ किस्म का लड़का था जो ज़रा ज़रा सी बात पर निमरा पर तशद्दुद करता। निमरा सच न बता दे, इसलिए शगुफ्ता बेगम उसे किसी मिलने न देती थी। मैं और मेरा शोहर फूट फूट के रोए जा रहे थे। लेकिन इसमें कसूर मेरा भी था, क्योंकि मैंने अपनी बच्ची को घर में बंद रखा, उसे कॉलेज नहीं जाने दिया, उसमें इतना एतमाद नहीं पैदा होने दिया कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके। या जब मैं उससे मिलने गई तो वो ज़बरदस्ती मेरे साथ आ जाती। मैंने उसे बंद रखा, किसी से बात नहीं करने दी। मेरे गलत फैसलों मेरी बच्ची की जान ले ली। मेरी अमीर घर में बेटी ब्याहने की ख्वाहिश ने मेरी बच्ची को कब्र तक पहुंचा दिया। काश कि हम माएँ बच्चियों के लिए अमीर घरानों की बजाय शरीफ घरानों का इंतखाब करें, जहां डसने वाले दरिंदे नहीं इंसान हों, ताकि वो ज़िंदा तो रह सके। मज़ीद इस तरह की सबक आमूज़ वाक़ियात और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।